नीट यूजी पेपर लीक केस की आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। एनटीए की जानिब से मुंतकली के मुतालबे से मुताल्लिक 40 से ज्यादा अर्जियां भी होंगी शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन का आज है चौथा दिन। कास्तीगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कर्नाटक हुकूमत ने तनाज़ा बढ़ने के बाद लिया यू टर्न। मुलाजमतों में कन्नड़ रिजर्वेशन के फैसले पर लगा दी रोक। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ साथ सरमायाकारी पर भी असर पड़ने का था खतरा। बूंदाबांदी के बावजूद दिल्ली वालों को उमस से राहत नहीं मिली। वहीं कर्नाटक में मूसलाधार बारिश से NH 66 पर लैंडस्लाइडिंग, 4 अफराद हलाक। दूसरी तरफ असम में सैलाब की सूरत हाल बेहतरी। अमरीकी पार्लिमानी कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के मामले में उठाया बड़ा कदम। सीक्रेट सर्विस चीफ को समन जारी करते हुए केस की पहली समाअत में गवाही के लिए किया तलब। खेलों में हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सुमित नागल स्वीडिश ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में कोर्ट में उतरेंगे। आखिरी 16 में उनका मुकाबला अर्जेंटाइन के मारियो नोनावुनी से होगा। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी से मुताल्लिक अर्जियों पर समाअत करेगा। इनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए मुंतकली की मांग करने वाली दरख्वास्तें भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JP पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच 40 से ज़्यादा दरख्वास्तों की समाअत करेगी। इनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के जरिए मुंतकली की मांग करने वाली दरख्वास्तें भी शामिल हैं। इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इम्तहान को मनसूख करने, इम्तहान के दोबारा इनेकाद और नीट यूजी 2024 के इनेकाद में मुबैना बददियानती की तहकीकात की दरख्वास्तों पर समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी थी। बेंच ने कहा था कि उसे मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI से इम्तहान के इनेकाद में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त पर एक स्टेटस रिपोर्ट मौसूल हुई है। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में आज सुबह मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि सर्च ऑपरेशन डोडा के कास्ती इलाके में जारी है। डोडा में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। 15 जुलाई को फौज और पुलिस को डोडा के डेसा इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फौजियों पर फायरिंग की और फरार हो गए। 15 जुलाई की रात 9 बजे दहशतगर्दों ने दोबारा फायरिंग की, जिसमें एक कैप्टन और एक पुलिस एहलकार समेत 5 फौजी शहीद हुए। 16 जुलाई को डोडा के डेसा फॉरेस्ट बेल्ट के कलान भाटा में रात 10:45 और पंजन भाटा इलाके में सुबह 2 बजे दोबारा से फायरिंग की गई। ताहम उसमें किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। जम्मू खित्ते में गुज़िश्ता 84 दिनों में 10 दहशतगर्दाना हमलों में 12 फौजियों की शहादत के बाद फौज ने अब सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। फौजी ज़राए के मुताबिक इस ऑपरेशन में फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर और तकरीबन 40 स्निफर डॉग की खिदमात ली जा रही हैं। जम्मू में बढ़ती हुई दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर दिफाई माहिरीन का मानना है कि हमें अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी। DD न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने जनरल संजय कुलकर्णी से खुसूसी बातचीत की। डोडा में हुए आतंकवादी हमले ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आतंकवादियों ने अपना बेस बदल लिया है? क्या ये हताशा की कार्रवाई है या क्या वजह है कि ये इस तरह के इंसिडेंट ज़्यादा हो रहे हैं? हमारे साथ हैं इस पर बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, जो सेवानिवृत्त हैं। ये ऐसे है कि पाकिस्तान काफ़ी अब फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो घाटी के अंदर तो कुछ कर नहीं पा रहा है और घाटी में भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होने के नाते वहाँ के जो लोग हैं वो भी मैं कहूँगा कि इस आतंकवाद से बहुत परेशान थे। और यही कारण है कि कुलगाम में या
कुपवाड़ा में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लोकल्स देते हैं, खबर लोकल्स बताते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी आया है, फिर उनको मारने में आसानी होती है। अब जब इस तरह के फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान को आबादी में कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है और अपने रेलेवेंस के लिए पाकिस्तान ने अब सोचा कि जम्मू डिवीज़न जो है काफ़ी सालों से शांत है और यहाँ पर अब क्यों ना हम राजौरी, पुंछ, कठुआ, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, ये जो पहाड़ी इलाके हैं, बहुत घने जंगल हैं, बहुत मुश्किल का इलाका है, इनमें जाकर के आतंकवादी को धकेला जाए और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका सपोर्ट लेकर, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर बोलते हैं, OGW बोलते हैं, उनकी मदद के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पे आतंक फैलाया जाए। अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी किस तरह का टैक्टिकल चेंज होना चाहिए? ये जो लोग होते हैं इन्होंने एक बार ही काम करना है। हम लोगों ने 24/7 365 दिन सतर्क रहना है। तो हम लोगों ने अपने SOPs जो होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, ROPs लगते हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, यकीन करना है कि हम किसी के बहकावे में आकर के हमारे ऊपर कोई इस तरह का एम्बुश ना हो जाए, उसे यकीन करना है। सिनर्जी बिटवीन ऑल दी फोर्सेज जो काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो, पैरामिलिट्री है, फौज है, कोई भी जो है आपके खबरी हैं, जो भी है, इन सब को साथ में लेकर के चलना निहायत ज़रूरी है। तो आपने सुना रक्षा विशेषज्ञ से, हमें मरना नहीं है, हमें मारना है, अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी टैक्टिक्स में बदलाव लाना होगा। हमें जाल में फंसना नहीं है, दुश्मन को जाल में फंसाना है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बरिस्टू, DD न्यूज़, दिल्ली। और अगली खबर कर्नाटक से। प्राइवेट कंपनियों में कन्नड़ रिजर्वेशन के मामले में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इंडस्ट्री की शदीद मुखालफत की वजह से कर्नाटक की सिद्धारमैया हुकूमत बैकफुट पर पहुंच गई है। एहतजाज की वजह से हुकूमत ने फिलहाल प्राइवेट कंपनियों में मकामी लोगों के लिए 100% रिजर्वेशन से मुताल्लिक अपने काबीना के फैसले को मुलतवी कर दिया है। काबिल ज़िक्र कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने इससे कबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की थी जिसमें इंतज़ामी ओहदों के लिए 50% और गैर इंतज़ामी ओहदों के लिए 75% रिजर्वेशन तय करने वाले बिल को मंजूरी दी गई है। इस पोस्ट के बाद कर्नाटक हुकूमत के फैसले की हर तरफ से मुखालफत शुरू हो गई, जिसके बाद हुकूमत ने इस पर रोक लगा दी। और अब नज़र डालेंगे मौसम की सूरत हाल पर। एक तरफ दिल्ली NCR के लोगों को शदीद गर्मी का सामना है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी रियासतों उत्तराखंड और हिमाचल में शदीद बारिश ने तबाही मचा रखी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आज बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री और कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक दिल्ली NCR समेत बिहार और शुमाली भारत के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। कोंकण और गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़, केरला, लक्षद्वीप, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश का इम्कान है। रुख करेंगे असम का। असम में सैलाब की सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आ रही है, ताहम अब तक हज़ारों देहात सैलाब की वजह से ज़ेर आब आ चुके हैं। सैकड़ों देहात सैलाब की जद में हैं और कई लोग लुक़मा अजल भी बन चुके हैं। सैलाब की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुक्काम ने कहा है कि गुवाहाटी में वाक़ई इलाकाई मौसमियाती मरकज़ ने अगले 2 दिन तक इलाके में बारिश न होने की पेशनगोई की है, जिसकी वजह से हालात में तेज़ी से बेहतरी की उम्मीद है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी नेमती घाट, तेजपुर और धोबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नांगल मरा घाट में देसा, नागवा, करीमगंज में कुशियारा नदी खतरे की सतह से ऊपर बह रही है। इसके साथ ही सैलाब की वजह से मुख्तलिफ अजला में पुश्तों, सड़कों, पुलों, मकानात और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और गुजरात में चांदीपुरा वायरस फैल गया है। अब तक चांदीपुरा वायरस के 2 मामलात की तस्दीक भी हो चुकी है। ताहम बहुत से बच्चों में इंसेफ्लाइटिस की अलामात भी देखी गई हैं। मरकज़ी वजारत सेहत पूरे मामले पर नज़र रखे हुए है। चांदीपुरा वायरस से मुतालिक कई नमूने जांच के लिए NIV पुणे भेजे गए हैं। वजारत सेहत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चांदीपुरा वायरस से मुतालिक रियासतों के साथ मीटिंग की। अगले हफ्ते डायरेक्टर जनरल हेल्थ की सरबराही में माहिरीन की एक आला सतही टीम मीटिंग करेगी और इस सूरत हाल का जायजा लेगी। और आइए अब एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ नीट मामले से मुतालिक। नीट मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई।
सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट मामले से मुतालिक तीनों डॉक्टरों के रूम को सीबीआई ने सील कर दिया है। पटना एम्स के 3 डॉक्टरों के लैपटॉप और मोबाइल भी नीट से मुतालिक मामले में जब्त किए गए हैं। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। तीनों डॉक्टरों पर पेपर हल करने का इल्ज़ाम है और एम्स के इन डॉक्टरों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। पटना एम्स के 3 डॉक्टर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में लिया है। नीट मामले में सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त सामने आई है। पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। इनके कमरों को सील कर दिया गया है। इनके लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए हैं। मुसलसल सीबीआई तहकीकात कर रही है और पर्दाफाश करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। पटना एम्स के 3 डॉक्टर घेरे में, लैपटॉप मोबाइल जब्त किए गए, रूम सील किया गया। तीनों डॉक्टरों पर पेपर हल करने का इल्ज़ाम। और आपको बता दें कि सीबीआई की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई नीट मामले में सामने आई है। एम्स के डॉक्टरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इन डॉक्टरों का ताल्लुक पटना एम्स से है। नीट मामले में सीबीआई की ये कार्रवाई इस सिलसिले में की गई है। इन डॉक्टरों के रूम को सील कर दिया गया है। इनके लैपटॉप मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। बड़ा इंकशाफ सामने आ सकता है नीट मामले में। इल्ज़ाम है कि इन तीनों डॉक्टरों ने पेपर हल किया था। और अब सीबीआई की इस कार्रवाई खबर के बाद आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने जब 1 फरवरी को अबूरी बजट पेश किया तो उन्होंने यकीन जाहिर किया था कि मुल्क की GDP 7.3% रहेगी। हुकूमत ने सरमायाजाती अखराजात में 11.1% इजाफा किया था, जिसके मुस्बत असरात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। और अब दुनिया की तमाम एजेंसियाँ भी भारत की तेज़ रफ्तार GDP की पेशन गोई कर रही हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई तरक्याती बैंक सभी भारतीय मईशत की तेज़ रफ्तारी से मुतासिर हैं। ताज़ा तरीन डेटा ADB का है, जिसने रवा माली साल में GDP 7% रहने का तखमीना लगाया है। हिंदुस्तान की GDP तरक्की की शरह दुनिया को पीछे छोड़ रही है। मईशत पर नजर रखने वाले आलमी इदारे कह रहे हैं कि मुल्क की GDP तेज रफ्तारी से बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये रफ्तार सिर्फ रवा माली साल में जारी रहेगी। दर हकीकत आने वाले 2-3 माली सालों में भी हिंदुस्तान की इक्तिसादी रफ्तार तेज रहेगी और वो मजबूत कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। मैं सरप्राइज्ड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भारत की GDP के जितने आंकड़े पिछले 2-1 साल से आ रहे हैं, उसके भी पहले से, उसमें आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट लाइन ये है कि हमेशा जो एस्टिमेट किया जा रहा है उससे ऊपर ही जा रहा है। IMF के बाद अब ADB ने भी माली साल 2024-25 में माशी तरक्की की शरह 7% रहने का तखमीना लगाया है। ADB ने ये पेशनगोई सनती शोबे में तरक्की और तामीराती शोबे खुसूसन हाउसिंग की मजबूत मांग की बुनियाद पर जारी की है। भारत सरकार ने कई सारे ठोस कदम उठाए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें बहुत, जिसे कहते हैं, सकारात्मक वृद्धि हुई है। उसी तरह से सब्सिडी या बहुत सारे ऐसे खर्चे जिनकी ज़रूरत नहीं थी या कम थी, उन पर अंकुश लगाया गया है। राज्य स्तर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं बहुत सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। इन सभी का जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे जब उनका दायरा बढ़ता गया है और उसी का ही नतीजा अभी आपको दिख रहा है कि GDP के जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छे मानसून के पेश नज़र ADB ने पेशनगोई की है कि हिंदुस्तानी ज़राई शोबे देही इलाकों की मैशत को भी मजबूत करेगा। सरमायाकारी के हवाले से भी मुस्बत रेटिंग दी जा रही है। इसी की बुनियाद के तौर पर ADB ने 2025-26 के लिए 7.2% GDP की पेशनगोई की है, जबकि IMF ने अपने तखमीने में हिंदुस्तानी इक़्तिसादी तरक्की की शरह को दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत करार दिया है। 2024 के लिए इसकी रफ्तार 7.3% होगी। इसके अलावा आलमी बैंक की जानिब से दी गई पेशनगोई के मुताबिक GDP की शरह नमो 6.6% रह सकती है। साथ ही आने वाले 3 माली सालों में हिंदुस्तानी मईशत 6.7% की औसतन शरह से तरक्की करेगी, जबकि RBI के मुताबिक मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की 7.2% हो सकती है। इस तरह बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने कहा है कि एशिया में दौलत की तख्लीक का 30% साल 2028 तक हिंदुस्तान करेगा, जिसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया बड़ा रोल अदा करेंगे।
देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। नाजरीन, इस साल का बजट 23 जुलाई को पार्लियामेंट में पेश किया जाने वाला है और अहले वतन आने वाले बजट 2024 का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में टारगेटेड स्कीमों के ज़रिए ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने पर बातचीत की जा रही है। हुकूमती इक़दामात जिनका मकसद माली शमूलियत को बेहतर बनाना और ख़वातीन में कारोबारी ख्वाहिशात की हिमायत करना है, इक़्तिसादी नुक़्ता नज़र की तश्कील में कुलीदी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ख़वातीन को बाइख्तियार और ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए भी मोदी हुकूमत कोशा है। इस साल का बजट 23 जुलाई को वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारमन पेश करेंगी। आइए अब जानते हैं कि आने वाले बजट में ख़वातीन को हुकूमत से और निर्मला सीतारमन से क्या क्या उम्मीदें हैं। वुमेंस आने वाले बजट में ये आशा करती है कि जो मीडियम क्लास लेडीज़ है उनको होम लोन है, एजुकेशन लोन है और छोटे बड़े व्यवसाय करने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो लोन मिलती है उसमें ब्याज का दर थोड़ा कम हो तो हमें बहुत ही राहत रहेगी। अगर हम 50% है पूरी पॉपुलेशन में तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी 50% होना चाहिए और उसके लिए सरकार को अभी हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जहाँ पर टैक्स जो उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, जो वर्किंग वीमेन हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। महिलाओं को थोड़ा स्पेशल प्रोविज़न दें, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं तो मान लीजिए महिला के नाम पे है तो दे शुड गेट अ स्पेशल रिबेट ऑन इट और अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन इट। गर्ल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर्विकल कैंसर वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए। अभी भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी चल रही है इस वैक्सीन की, तो गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए कि हर स्कूल में अवेलेबल कराई जाए, हर गर्ल को अवेलेबल कराई जाए। तो बहुत ज़्यादा इसकी नीड है, तो बजट को इसको अकाउंट फॉर करना चाहिए। ऐसा बजट एक होना चाहिए कि वो अपर और लोअर दोनों के लिए एक प्रीफियस हो, मतलब उनको कभी ज़्यादा ना लगे और ना किसी को कम लगे। इस बजट से मेरी यही आशा है कि थोड़ा सा स्त्रियों के, हम लेडीज़ की हेल्थ केयर की तरफ और रिजर्वेशन की तरफ और ध्यान दिया जाए ताकि उनमें एक समर्थन होने वाली फील आए और वो अपना घर आराम से चलाएं। हम लोग को बहुत उम्मीद है मोदी सरकार हम औरतों के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से बहुत करेंगे। इस तरह की योजनाएं, इस तरह की स्कीम्स लागू की जाएं जिसमें जो घर बैठी हुई जो महिलाएं हैं वो किसी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। नौकरी पेशा महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि उनको इस बार कुछ विशेष रियायतें इनकम टैक्स में महिलाओं को जैसे पहले मिलती नहीं थी रहेंगी। रसोई गैस थोड़ी कम हो, मतलब उसके रेट थोड़े कम हो, प्राइस थोड़े कम हो। जो वर्किंग लेडीज हैं जस्ट लाइक मी, तो उनको भी थोड़ा टैक्स में रिडक्शन हो ताकि वो कुछ बचत कर सकें, सोच सकें, अपना और अपने बच्चों का भविष्य के लिए सोच सकें। महिला महाविद्यालय की मांग करना चाहूँगी कि जिस जिस क्षेत्र के अंदर बहनों का, मेरी छोटी बहनों का आना पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से उनकी एजुकेशन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, तो एक इस तरह के कॉलेजेस की मैं मांग करूँगी कि वहाँ पे इस बजट के अंदर हो। लोन मिले कि हम जो बिजनेस करना चाहते हैं कि हम आराम से करें और हम अपने पाँव पे खुद से आराम से खड़े हो जाएं। जो घर पे खाना बना के बेचती है उन्हें भी अच्छे से लोन मिले, क्योंकि लोन जब मिलेगा तो वो आराम से आटे तो नमक दाल खरीद के अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हवाई मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त में 8 गुना इजाफे की बुनियाद पर हिंदुस्तान 2047 तक अपने हवाई अड्डों की मौजूदा तादाद को दुगना से 300 तक करने का इरादा रखता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से तैयार करदा ड्राफ्ट प्लान पर पेश है ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान अपने हवाबाजी के शोबे में एक बड़ी तब्दीली की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। 2047 तक मुल्क का हदफ अपने हवाई अड्डों की मौजूदा तादाद को 2 गुना से ज्यादा करके 300 तक पहुंचाना है। ये तब्दीली मुसाफिरों की आमदोरफ्त में 8 गुना इजाफे को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है। फिलहाल हिंदुस्तान में 138 हवाई अड्डों से परवाजें चलाई जा रही हैं। मुसाफिरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक जामे तौसी मंसूबा तैयार किया है। इसमें मौजूदा हवाई पट्टियों को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हवाई अड्डों में अपग्रेड करना और जमीन पर नए हवाई अड्डों की तामीर करना शामिल है। That is the commitment of our Prime Minister Narendra Modi ji, and he has said before also Hawai Chappal se Hawai Jahat, and he has been committed since day one that aviation should go to reach
to 140 crore people of this country. Everyone should be able to travel, and with that commitment he has launched the Udan scheme, and through that we have built new airports. In 2014 there were only 70 airports in the country. Now we have expanded to 157 airports, and like you have said, in the next 20-25 years we want to double this number of airports, and there is good scope also. एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे तैयारों को लैंड कराने के लिए तकरीबन 70 हवाई पट्टियां तैयार की जाएंगी। इसके अलावा छोटे तैयारों के इस्तेमाल के लिए 40 हवाई पट्टियों को अपग्रेड किया जा सकता है। ऐसी सूरत में जहां हवाई पट्टी तैयार नहीं की जा सकती है या जहां कोई 50 किलोमीटर के दायरे में शहरी हवाई अड्डा मौजूद नहीं है, नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों पर गौर किया जाएगा। कौमी हवाई अड्डे के तरक्याती मंसूबे के मसौदे के मुताबिक सालाना मुसाफिरों की तादाद में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, जो 2047 तक 3 अरब से 3.5 अरब के दरमियान पहुंच जाएगी, जो मौजूदा 37.6 करोड़ से ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक कुल हवाई ट्रैफिक में बैनुल-अक़वामी परवाजों का हिस्सा तकरीबन 10 से 12% होगा। अंदाजा है कि 2047 तक फीकस आमदनी 18 से 20 हजार डॉलर होने की बदौलत भारत में सालाना फीकस एक बार सफर की सूरत हाल होगी और उस वक्त तक मुमकिन तौर पर 3 अरब से ज्यादा मुसाफिरों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। भारत के हवाबाजी के शोबे में एक नई सुबह होगी। ये विस्तार न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाने का वादा करता है, बल्कि आर्थिक विकास को और उसके साथ साथ लाखों यात्रियों के लिए भी अधिक सुविधा प्रदान करने का भी वादा करता है। भारत वास्तव में एविएशन सेक्टर की दुनिया में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। क्या पसंद नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और यह है मुस्लिम पुलिस एहलकारों को दाढ़ी रखने से मना नहीं किया जा सकता, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला। इस सिलसिले में एक रिएक्शन भी सामने आया है। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला काबिल सत्ताइश, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और इसके बाद की दूसरी सुर्खी भी राष्ट्रीय सहारा से, MCC ने मेडिकल कॉलेजों से तलब की सीटों की तफसीलात, 20 जुलाई के बाद काउंसलिंग शुरू होने का इम्कान। नीट मामले पर चीफ जस्टिस के ज़ेर क़यादत डिवीज़न बेंच में समाअत आज होगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये खबर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। अब किसी भी कॉलेज कैंटीन में नहीं मिलेगा समोसा। कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंटीन में सेहत बख्श ग़िज़ा को फ़रोग़ देने के लिए UGC ने फ़ैसला किया है कि कॉलेज के आसपास के इलाक़ों में भी समोसा और फास्ट फूड जो है वो स्टूडेंट्स को सर्व नहीं किया जाएगा। इसके बाद की खबर, अगली खबर है अम्मान में एक ऑयल टैंकर समुद्र में पलटा है, जिसमें 13 हिंदुस्तानियों समेत 16 अरकान लापता हैं। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार को बड़ा धचका, 2 दर्जन से ज़ायद लीडर शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। इसके बाद जो खबर ले रहे हैं वो हिंदुस्तान एक्सप्रेस से है। ज़िमनी इलेक्शन, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की आला सतही मीटिंग, वज़रा को हफ्ते में 2 रातें मुतल्लिक़ा इलाक़े में गुजारने की हिदायत जारी की है। इसके बाद की अगली खबर, आसाम में कम उम्र की शादी में 81% कमी वाक़ हुई है, और ये काफ़ी अच्छी खबर है। इसके बाद आखिरी सुर्खी पर नज़र डालते हैं। मुंबई की पहली ज़ेर ज़मीन मेट्रो 24 जुलाई से शुरू होगी। नाज़रीन, ये नज़र डालते हैं आलमी खबरों पर। पहली खबर ट्रंप से मुतालिक, अमरीकी पार्लिमानी कमेटी ने पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप पर जानलेवा हमले के मामले में बड़ा कदम उठाया है। कमेटी ने सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर कैम्बरली चर्चिल को एक समन जारी किया है, जिसमें उन्हें पीर को होने वाली पहली समाअत में पेश होने के लिए कहा गया है। अमरीकी पार्लियामेंट की हाउस अकाउंटेबिलिटी कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन ने बुध को ये समन जारी किया है। पार्लिमानी कमेटी के नुमाइंदे और तर्जुमान जेम्स कोमर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर जिस सीक्रेट सर्विस हाजिरी के लिए पुरज़म है, ताहम ऐसा लगता है कि होमलैंड सिक्योरिटी के हुक्काम ने मदाखलत की है और कमेटी के साथ कोई अपडेट या मालूमात शेयर नहीं की गई हैं। सीक्रेट सर्विस के सरबराह कैम्बरली चर्चिल ने कहा है कि सीक्रेट सर्विस इस हमले की तहकीकात करने वाली कांग्रेस कमेटियों के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करेगी। आज दुनिया जनूबी अफ्रीका के पहले सियाफाम सदर और भारत रत्न अवार्ड याफ्ता नेल्सन मंडेला की यौम पैदाइश को
नेल्सन मंडेला डे के तौर पर मना रही है। अदम तशद्दुद के रास्ते चलते हुए उन्होंने नस्ली इम्तियाज़ खिलाफ एक तवील जंग लड़ी। उन्होंने 27 साल कैद की सज़ा काटी और बाद में उसी मुल्क के सदर बने। खेल की खबरों में हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सुमित नागल आज स्वीडिश ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में कोर्ट में उतरेंगे। आखिरी 16 में अर्जेंटाइन के मारियो नवानी से उनका आमना सामना होगा। इससे कबल सुमित ने स्वीडन के इलियास चमर को 6-4, 3-6 से शिकस्त देकर आखिरी 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही सुमित एटीपी टेनिस सिंगल्स रैंकिंग में बेहतरीन 68वें पोजीशन पर पहुंच गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। I'm Kiara.